गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टार्ट करना है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? तो चलते हैं जरा अपने सेकंड चैप्टर पे ह्यूमन फिजियो में, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी देखो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो टर्म आप लोगों के पास है रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग। पहले तो आप इनको क्लियर कर लो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो भी ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, ठीक है, वो आप अपनी बॉडी में यूज करते हो, जो आपके बॉडी सेल हैं उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स, और उनसे जो फाउल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन जो हम लेते हैं बाहर एटमॉस्फेयर से। अब इसके लिए हमें ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना पड़ेगा। तो जब आप ऑक्सीजन का इंटेक करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। तो सांस लेते हुए आप सांस जब अंदर लेते हो तो अंदर आप ऑक्सीजन लेते हो, और जो बाहर आप रिलीज करते हो दैट इज बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन हमने यूज करनी है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन यूज हो ही हो। समटाइम ऐसा हो सकता है कि रेस्पिरेशन कैन अकर विदाउट यूजिंग द ऑक्सीजन, तो उसको बोला जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक वो है बेटा जिसमें आप रेस्पिरेशन करोगे तो आप ऑक्सीजन यूज करोगे, तो उसको नाम दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, one is called anaerobic and second is called aerobic respiration. एनेरोबिक में आप विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करते हो ग्लूकोज का, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर जो एटीपी है, एनर्जी है, वो कम रिलीज होती है, ठीक है, और ये आपके साइटोप्लाज्म में फिनिश हो जाएगा प्रोसेस। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं बैक्टीरिया, आपके जो मसल सेल्स हैं, या फिर जो ईस्ट है फंजाई के केस में। और इसके अलावा अगर मैं एरोबिक की बात करूं तो एरोबिक में जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आगे जाके, तो उसमें हाई एनर्जी, आपका नंबर ऑफ एटीपी ज्यादा निकलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है प्रोसेस, लेकिन ये फिनिश कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड इट अकर मोस्टली इन केस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो ये बहुत बेसिक सी स्लाइड है बेटा, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू लेना है, what is respiration, what is breathing, and how many type of the respirations are there based upon the presence of oxygen or absence of oxygen. अब इसमें नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, कि किन किन ऑर्गेनिज्म बेटा, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट हो जाएं राइट फ्रॉम द इन्वर्टिब्रेट्स, तो इन्वर्टिब्रेट्स में पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट या फ्लैट वॉर्म्स, अगर ये बिल्कुल स्टार्टिंग के हम 3-4 फाइलम देखें तो इनमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है। तो इनमें जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा वो थ्रू बॉडी सरफेस होगा, ठीक है। अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बेटा अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन। जब स्किन के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होता है, बिकॉज स्किन इज हाईली वैस्कुलर एंड इट इज थिन, तो इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस वर्ड आता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज थ्रू स्किन। नेरीज है जो कि एनालिडा का ही मेंबर है, उसमें पैरापोडिया यूज होते हैं। कॉकरोच के केस में ट्रैकियल ट्यूब्स यूज होती हैं। स्कॉर्पियन या स्पाइडर के केस में बुक लंग्स यूज होते हैं। लंग्स हैं, बुक शेप में है, तो काम ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज का करते हैं। प्रॉन के केस में बेटा गिल्स आएंगे। मोलस्का के केस में गिल्स भी हैं, वैस्कुलर बैग्स भी हैं। फिश के केस में होती है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल का मतलब होता है जिसमें गिल्स यूज किए जाते हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक। फ्रॉग के केस में वी हैव डिफरेंट वेराइटी। जैसे फ्रॉग के केस में बेटा क्यूटेनियस भी रहेगा, दैट इज थ्रू स्किन, ब्रैंकियल भी रहेगा थ्रू गिल्स, ठीक है, टैडपोल लार्वे के केस में। पल्मोनरी भी रहेगा, दैट इज थ्रू लंग्स। तो अगर पल्मोनरी वर्ड आता है तो उसका मतलब है थ्रू लंग्स, ब्रैंकियल वर्ड आता है तो इट इज थ्रू गिल्स, और क्यूटेनियस वर्ड आता है तो ये होगा थ्रू स्किन। और एक होती है बकोफेरेंजियल, जिसमें उनकी बकल कैविटी और फेरिंग्स दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम बात करें तो उनके केस में सब में पल्मोनरी है, दैट इज थ्रू लंग्स। और लैमुलस यानी कि जो किंग क्रैब है उसके केस में आते हैं बुक गिल्स।
तो ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है नीट पेपर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ओवरव्यू सा आपको दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से बेटा मेन ऑर्गन्स हैं जो आप रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हो। और ये क्वेश्चंस आपको आ भी सकते हैं क्योंकि ये आप इंडिविजुअली तब भी पढ़ते हो जब आप एनिमल किंगडम करते हो, और इसमें भी एक ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा। सो दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा हमारे केस में। सबसे पहले हमारे केस में देख लेते हैं। तो ह्यूमन का जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपके पास कंडक्टिंग पाथवे है, सेकेंड पार्ट आपके पास बेटा रेस्पिरेटरी पाथवे है। नाउ व्हाट इज कंडक्टिंग पाथवे एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी पाथवे? देखो, कंडक्टिंग पाथवे आप उसको बोलोगे जो एयर को कंडक्ट करेगा, जो गैसेस को कंडक्ट करेगा। क्लियर? जैसे आपके नॉस्ट्रल्स हैं, जो आपके नाक की ओपनिंग्स होती है ना, इनको बोला जाता है नॉस्ट्रल। तो यहां से आप एयर इनहेल करते हो। क्लियर? फिर ये एयर आपकी जाती है नाक के अंदर, यानी कि आपकी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से वो जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स को आप कॉमन चैम्बर बोलते हो फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद वो जाएगी बेटा लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है आपका। उसके बाद वो जाती है ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया आपका विंड पाइप है जो एयर को आगे कंडक्ट करेगा। ट्रैकिया से वो जाते हैं ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से जाते हैं ब्रोंकियोल्स में। तो नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल्स तक जितना भी पार्ट आपके पास है ये सारा कंडक्टिंग पाथवे है। अब आप इसको कंडक्टिंग पाथवे क्यों बोलते हो? बिकॉज ये सिंपली बेटा क्या करते हैं, दिस पाथवे कंडक्ट द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। बाहर से जब आप एयर इनहेल करोगे तो उस एयर को ये कंडक्ट करते हैं। इस पूरे पाथवे में कहीं पर भी आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, सिंपली आप एयर को क्या कर रहे हो, आगे कंडक्ट कर रहे हो। पॉइंट इज क्लियर? देन रेस्पिरेटरी पाथवे है। रेस्पिरेटरी पाथवे बेसिकली वो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्चुअल में जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो रेस्पिरेटरी पाथवे है, और जहां सिर्फ एयर का कंडक्शन होगा वो आपका कंडक्टिंग पाथवे हो गया। तो बेटा रेस्पिरेटरी पाथवे में ब्रोंकियोल्स हैं जिनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। एल्वियोलर डक्ट है, और एक आपके पास आता है एल्वियोलाई। अभी तो सिर्फ ये ब्रीफ में आप पढ़ रहे हो, अभी वन बाय वन हम इन सारे पार्ट्स को डिटेल में करेंगे। ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा डायग्राम बेटा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इसमें ये जो ओपनिंग रहती है यहाँ पर, इसको नॉस्ट्रल बोला जाता है, विच लीड्स इनटू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। तो इतने से पोर्शन को आप किस में इंक्लूड करते हो? इट इज इंक्लूडेड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर का मतलब होता है जो ऊपर वाले हिस्से में आपको मिलता है, और जो लोअर है बेटा वो आपकी चेस्ट कैविटी में आपको मिलेगा। समझ रहे हो? जो यहाँ तक है ना ऊपर, चेस्ट कैविटी से ऊपर, उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और जो नीचे आपकी चेस्ट कैविटी में है वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो लोअर में आपका विंड पाइप आ जाता है विच इज नोन एज द ट्रैकिया, जो पूरा आपका एंटर कर जाता है चेस्ट कैविटी में। उसके बाद वो बाइफरकेट कर जाता है। बाइफर्केशन से जो बनती है वो ब्रोंकाई बनती हैं, और ब्रोंकाई फाइनली किस में एंटर कर जाती है? लंग्स में। तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स ये आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर है। नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स वाले पार्ट को आप ऊपर रखते हो, यहाँ चेस्ट कैविटी से बाहर, तो उनको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। पॉइंट इज क्लियर? अब इसी में बेटा हम लोग जरा इन पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, डू नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने ड्रॉ नहीं करना है पेपर में। ड्रॉ सिर्फ आप वो करोगे या उनकी प्रैक्टिस करोगे जो आपकी एनसीईआरटी में है, क्योंकि नीट में उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में ओपनिंग आती है जिनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बोला जाता है। जो आपके नाक की ओपनिंग है ना, जहां से या तो आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाओगे, ठीक है, आइदर यू विल टेक द ऑक्सीजन
अंदर की तरफ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। तो नाक की जो ये दो ओपनिंग्स है इनको नाम दिया जाता है यहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। तो वन पेयर ऑफ ओपनिंग है बेटा जो अपर लिप के ऊपर आपको नजर आती है, जहां से या तो आप ऑक्सीजन का इनटेक करते हो या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हो। देन दिस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लीड्स इनटू द नेजल चैम्बर। अभी जैसे ये बनाते हैं ना, हम नोज बनाते हैं, सपोज करो ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, तो ये जो नाक के अंदर की जगह होती है ना, इसको चैम्बर बोलते हैं, नेजल चैम्बर। क्लियर? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लीड्स इनटू द नेजल चैम्बर। अब आप ये देखो कि जो आपका नेजल चैम्बर है बेटा, उसके बीच में ये पार्ट आपको नजर आता है, दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं सेप्टम, जो आपके नेजल चैम्बर को दो कैविटीज में डिवाइड करता है। दो कैविटीज है ना आपके नाक के अंदर, तो वो सेपरेशन कैसे रहेगा? नेजल सेप्टम से। तो मान के चलो कि ये वाला जो पार्ट आपके पास है, दिस पोर्शन इज नोन एज द नेजल सेप्टम, जो आपके चैम्बर को दो कैविटीज में डिवाइड करता है। सो यू हैव द टू नेजल कैविटी। अब आप अपने बेटा नेजल सेप्टम को अगर देखो तो उसका इंटीरियर पार्ट आप टच करके देखो, इंटीरियर पार्ट आपको बहुत फ्लेक्सिबल नजर आता है ना, क्योंकि बेटा इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, बोन नहीं होती है, सिर्फ कार्टिलेज होता है। तो इंटीरियर पार्ट काफी सॉफ्ट रहता है, तो आप उसको ऐसे मोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप सेप्टम के पीछे वाले हिस्से में जाओगे ना, जो आंख की तरफ है, उसको हाथ लगा के देखो, वो काफी हार्ड नजर आता है आपको। अब वो हार्ड क्यों है? क्योंकि पीछे वाले हिस्से में बोन प्रेजेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन? वूमर बोन। तो वूमर बोन की वजह से दिस पोर्शन इज बिट हार्ड इन नेचर, और आगे वाले पार्ट में सेप्टम में क्या है? कार्टिलेज है, तो वो काफी सॉफ्ट रहता है। तो इस पूरे पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है? नेजल सेप्टम, जो चैम्बर्स को कैविटीज में डिवाइड करता है। क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों के पास है रिगार्डिंग दिस पोर्शन। अब अगर यहाँ पर मैं कैविटीज की बात करूं, तो बेसिकली व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटीज, तो उसको जरा ध्यान से चेक कर लेते हैं। अब मैं ये भी आपको समझा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो इसको भी आप जरा एक बार अच्छे से चेक कर लो। तो बेटा अगर हम यहाँ पर एक नेजल कैविटी को पिक करेंगे, जस्ट वन नेजल कैविटी, जैसे दो नेजल कैविटीज है ना, तो आप एक नेजल कैविटी यहाँ पे पिक करो और उसको चेक करो जरा। तो जैसे हम ये एक नेजल कैविटी बनाते हैं, दिस इज वन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एंड दिस इज नोन एज द नेजल कैविटी। तो इसमें हम ना तीन पार्ट्स बनाते हैं। बेसिकली योर कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन। जो लोअर पोर्शन है, दिस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। क्लियर? बीच वाले पार्ट को नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी पार्ट। क्लियर? एंड द अपर पोर्शन इज नोन एज द ऑल्फैक्टरी पोर्शन, बिल्कुल जो ऊपर की तरफ है। अभी इन तीनों का देखो जैसा नाम है ना, तो फंक्शन भी थोड़ा वैसा ही रहेगा। वेस्टिब्यूल में आपको हेयर नजर आते हैं, दिखते हैं ना, नाक के नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है। तो ये बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो एयर आपने इनहेल किया उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, पैथोजन है, तो डेफिनेटली हेयर उनको रोक देंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। तो एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। रेस्पिरेटरी पार्ट में म्यूकस ग्लैंड भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है, तो इसका अगेन बेटा वही काम है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लस इसका मेन काम रहता है ह्यूमिडिफाई द एयर। ह्यूमिडिफाई का मतलब होता है कि जो, जैसे सपोज करो आजकल सर्दियां हैं, तो ठंडी में अगर आप एयर इनहेल करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत कम है। आजकल बाहर टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री 5 डिग्री है ना, तो बहुत कम टेम्परेचर है। तो मतलब आप ठंडी एयर इनहेल कर रहे हो और आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने उस एयर को थोड़ा सा वार्म करना है, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज वो ठंडी एयर है, तभी तो एक्सचेंज होगा गैसेस का। सेम तरीके से अगर बेटा बाहर गर्मियां हैं, ठीक है, तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना चला जाता है? 45, इवन कई एरियाज में 50 भी चला जाता है। तो आप वार्म एयर इनहेल करोगे और आपका बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पे कितना है? 37। तो उस एयर को आपको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। तो आइदर यू हैव टू वार्म द एयर और यू हैव टू कूल डाउन द एयर, जो भी आपने इनहेल करी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये काम कौन सा वाला पार्ट करता है? रेस्पिरेटरी पार्ट, जो बीच वाला पार्ट है। क्लियर? देन बेटा सबसे ऊपर यहाँ पर आता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। देखो ऑल्फैक्टरी नाम से क्लियर है, इट इज बेसिकली द पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्मेल के लिए। सो वी हैव वन नेजल कैविटी जिसके अंदर टोटल 3 पोर्शन है।
The lower portion is vestibule, middle part is respiratory, and the upper part is olfactory, which is responsible for the smell. पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये हो गया हम लोगों के पास रिगार्डिंग द नेजल कैविटीज, जो कि आप में है टोटल 2। इतना स्लाइड क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन स्लाइड इज क्लियर। तो पहली जो 2 ओपनिंग आती हैं उनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलना है। दे लीड्स इनटू द नेजल चैम्बर। चैम्बर बेटा 2 कैविटीज में डिवाइडेड है क्योंकि बीच में सेप्टम आता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आप ये देखो, जो एयर आपने इनहेल करा वो आपके कैविटी में चला गया। पॉइंट क्लियर? कैविटी में गया। अब जो एयर आपकी कैविटी में गया तो वो बेटा अंदर की तरफ जाता है। कहाँ की तरफ जाता है? टुवर्ड द फेरिंग्स। फेरिंग्स के पास जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 कैविटीज हैं, दोनों कैविटी अंदर जाके फेरिंग्स में खुलेंगी तो 2 ओपनिंग्स होंगी ना वहां पर। जब आपके दोनों कैविटीज फेरिंग्स में जाके खुलेंगी तो वहां पर 2 ओपनिंग्स होंगी। तो इन ओपनिंग्स को नाम दिया जाता है इंटरनल नॉस्ट्रल। आप इसको नॉस्ट्रल भी बोल सकते हो, नेयर्स भी बोल सकते हो। तो हमारा जो नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में खुलता है। किसके थ्रू खुलता है? इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू। अब बात करते हैं बेटा फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स को मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, इट इज द कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। मतलब जो हवा आपने इनहेल करी वो भी फेरिंग्स में गई, जो आपने खाना खाया वो भी फेरिंग्स में गया। तो ये कॉमन चैम्बर है। क्लियर? अब कॉमन चैम्बर तो है, लेकिन यहाँ पर जो खाना है ये कॉमन चैम्बर बेटा आगे जाके ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सपोज करो ऐसे 3 पार्ट्स बना देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को नाम दिया जाता है नेजोफेरिंग्स। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट नेजोफेरिंग्स। बीच वाले पार्ट को नाम दिया जाता है ओरोफेरिंग्स। और बेटा जो लोअर पोर्शन है इसको आप नाम दो लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो पूरे फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नेजो, ओरो, लैरिंगो। अभी देखो नेजो वर्ड कहाँ से आता है? नाक से आता है। तो नेजो फेरिंग्स वो पोर्शन है जो आपके नोज के साथ कम्युनिकेट करेगा, सीधा नोज के साथ। तो इस पार्ट में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगी? एयर प्रेजेंट होगी। ओरो वर्ड आता है ओरल कैविटी से, तो ये वाला पार्ट वो है जो डायरेक्टली माउथ के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो इस पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? फूड प्रेजेंट होगा। यही होगा ना। अब खाना जो है वो तो चला गया फूड पाइप में, यानी कि हमारे ईसोफेगस में। तो ये तो हो गया खत्म, ये तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, ये हमने नहीं पढ़ना। हमने क्या पढ़ना है? एयर। एयर बेसिकली जाती है लैरिंगोफेरिंग्स में, बिकॉज लैरिंगोफेरिंग्स वो पार्ट है जो आगे जाके किसके साथ कम्युनिकेट करता है? लैरिंग्स के साथ। लैरिंग्स का मतलब वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। पॉइंट इज क्लियर? और बेटा आपका जो लैरिंग्स है वहां पर देखो एक ओपनिंग है जिसको ग्लॉटिस बोला जाता है। और ग्लॉटिस किससे कवर्ड होती है? एपिग्लॉटिस से। पता है ना आपको? ठीक है, तो सबसे पहले जो फेरिंग्स है वो ओपन करता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स बेसिकली आपका साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको बेटा साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लैरिंग्स आपका बोनी है कि कार्टिलेजेनियस है? मतलब लैरिंग्स जो है वो बोन का बना है कि कार्टिलेज का बना है? सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर गोज टू कार्टिलेज। लैरिंग्स इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो काफी सॉफ्ट रहता है आपका। ठीक है, और बताते हैं कि ड्यूरिंग द swallowing प्रोसेस जो ग्लॉटिस है उसको कवर करने के लिए थिन इलास्टिक कार्टिलेजेनियस फ्लैप होगा, जिसको बेटा एपिग्लॉटिस बोला जाता है, जो खाने की एंट्री को रोकता है इनटू द लैरिंग्स, ताकि खाना फूड पाइप में जाए, ना कि आपके लैरिंग्स में आए। क्योंकि अगर वो लैरिंग्स में आ गया फिर वो ट्रैकिया में चला जाएगा, एंड दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए एंश्योर करता है एपिग्लॉटिस, जो डीग्लूटेशन के टाइम पे ग्लॉटिस को प्रॉपरली बंद कर देता है। ठीक है, तो बेटा पैसेज ध्यान से देख लो। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाना है, और फेरिंग्स से जो एयर है वो कहाँ जाती है? लैरिंग्स में। पॉइंट इज क्लियर? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ट्रैकिया के ऊपर। अब ट्रैकिया की बात कर लेते हैं। लैरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ट्रैकिया आता है आपके पास। ठीक है, अभी देखो ट्रैकिया में क्या है बेटा। ट्रैकिया जो है वो आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर? और इसकी जो वॉल है, वॉल, दिस वॉल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट? वॉल बनती है बेटा इसकी, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ,
लेकिन इसको आप याद करोगे, द फुल फॉर्म इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। रिमेंबर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, यानी कि वो एपिथेलियम जो आपको देखने में मल्टी लेयर लगेगी लेकिन वो मल्टी लेयर नहीं है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और सिलिएटेड है, उसमें सीलिया है। सेल का शेप कैसा है, कॉलमनर, कॉलम लाइक सेल्स है। तो ट्रैकिया इज कवर्ड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी क्या होगा कि इसमें बेटा आप लोगों के पास होते हैं म्यूकस ग्लैंड, कॉलमनर है ना, तो म्यूकस ग्लैंड तो होंगे ही होंगे। तो बेटा म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे, म्यूकस सिक्रेट करेंगे। तो बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया जो म्यूकस है उसकी एक कोटिंग बन जाती है पूरी ट्रैकिया में। तो अब उसका फायदा क्या रहेगा कि जब आप एयर को इनहेल करोगे तो उस एयर में जो भी डस्ट है, पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो सारे म्यूकस में ना ट्रैप हो गए, फंस गए। तो जो फ्रेश और प्योर एयर है वो आपके लंग्स तक जाती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो म्यूकस है और जो सीलिया है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। पॉइंट इज क्लियर? म्यूकस और सीलिया आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड्स यू द प्रोटेक्शन। पॉइंट इज क्लियर? तो ये आप लोगों के पास है, यहाँ पर बेटा लिखी हुई है फुल फॉर्म, लुक एट दिस केयरफुली, फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, फुल फॉर्म लिखी हुई है। फिर इसके बाद जो ट्रैकिया की बेटा वॉल है उसमें आपको रिंग्स नजर आती हैं कुछ इस तरीके की। अब अगर आप इन रिंग्स को ध्यान से देखो ना, तो ये रिंग्स हमेशा बेटा इनकम्प्लीट होती हैं। इनकम्प्लीट का मतलब सी शेप, ऐसे, ठीक है, हाफ होती है, कंप्लीट नहीं होती है, समझ रहे हो? सो ट्रैकिया की वॉल में सी शेप कार्टिलेजेनियस रिंग्स हैं। और अगर पूछा गया कि ये जो रिंग्स आप लोगों के पास हैं ये किस कार्टिलेज की बनी है, rings are made up of which cartilage? Now this is again important question. Then always remember the rings are actually made up of hyaline cartilage. किस cartilage की बनी है, hyaline cartilage. So what is the function of the rings in case of trachea? Rings का basically काम होता है to prevent the collapsing of trachea when trachea do not contain the air. आप ये देखो ना बेटा कि जब आप लोगों ने इनहेलेशन किया तो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, ऑक्सीजन तो चला गया लंग्स के पास, है ना। फिर जब आप एक्सहेलेशन करते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे। तो सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से वो फेरिंग्स में आया, फेरिंग से वो नोज में आया और नोज के थ्रू आपने उसको बाहर निकाल दिया। अब वो एक ऐसा मूवमेंट है जब आपके ट्रैकिया में कोई गैस नहीं है, ट्रैकिया बिल्कुल खाली है। तो उस टाइम के लिए जब ट्रैकिया खाली है तो ट्रैकिया बेटा कोलैप्स हो सकता है, लेकिन कोलैप्सिंग से उसको कौन बचाता है, ये कार्टिलेजेनियस रिंग्स, दैट इज देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? अनदर क्वेश्चन बेटा जो आप लोगों से पूछा जा सकता है नीट के पेपर में, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से आप लोगों ने याद करना है इसको, कि हमारा जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट कर जाता है। बाइफरकेशन का मतलब होता है इट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। तो जो ब्रांच बनती है ना उनको ब्रोंकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है ब्रांचेस को? ब्रोंकाई। तो ऑब्वियसली एक आपका राइट ब्रोंकाई है, एक आपका लेफ्ट ब्रोंकाई है। लेकिन पॉइंट आप लोगों ने ये देखना है कि जो ट्रैकिया है वो कब बाइफरकेट करता है, कौन सी पोजीशन पे, कौन से पॉइंट पे बाइफरकेशन होगा। तो आप एक चीज देखो, आपकी बॉडी का जो पीछे वाला साइड है इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, है ना। तो डॉर्सल साइड में बेटा आपका वर्टिब्रल कॉलम है जिसको आप बोलते हो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। आपको पता है ना उसमें वर्टिब्रे होते हैं, टोटल 26 वर्टिब्रे हैं आपके पास, है ना। तो नेक में अगर आप देखो ना अपनी गर्दन में पीछे से, तो गर्दन में बेटा 7 वर्टिब्रे होते हैं, समझ रहे हो, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। फिर गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा आता है ना, आगे से आप उसको चेस्ट बोलते हो या थॉरेक्स बोल सकते हो, तो सेम वो पीछे से भी रहेगा। तो थॉरेक्स में टोटल 12 वर्टिब्रे होते हैं। कितने वर्टिब्रे होते हैं? 12। तो एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि पीछे से जहां से 5वां थोरेसिक वर्टिब्रा होगा उसी पॉइंट पे ट्रैकिया जो है वो बाइफरकेट कर जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैकिया जो है
वो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है। मिड थोरेसिक मतलब थोरेक्स कैविटी के बीच तक जाता है और उसके बाद वो बाइफरकेट कर जाता है। तो बाइफरकेशन बेटा किस पॉइंट पे होगा? बाइफरकेशन अकर एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जहां पर पांचवा थोरेसिक वर्टिब्रा होगा ना, उसी पॉइंट पे जाके ट्रैकिया जो है वो आपका बाइफरकेट कर जाएगा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर बेटा 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गया। स्लाइड में जरा ध्यान से एक बार चेक कर लो। एक तो जो रिंग्स हैं वो सी शेप है, इनकम्प्लीट है। कौन से कार्टिलेज की बनी है? हाइलिन। काम क्या करती हैं? प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। वॉल में कौन सी टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है? इट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें म्यूकस ग्लैंड है, सीलिया है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय ट्रैपिंग द डस्ट एंड द पैथोजन। तीसरा क्वेश्चन, जो ट्रैकिया है वो कहाँ जाके डिवाइड करता है? इट डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। सो ये 3-4 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरा ध्यान से आप एक बार चेक कर लो। हो सकता है कभी आपको ये पेपर में आ जाए, चांसेस पूरे पूरे हैं। तो सबसे पहले पाथवे में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल था आपके पास, जहां से आप गैस का इनटेक करोगे या आप गैस रिलीज करोगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लीड्स इनटू अ चैम्बर विच इज नोन एज द नेजल चैम्बर। चैम्बर के अंदर 2 कैविटीज हैं। चैम्बर आगे जाके खुलता है फेरिंग्स में, और किसके थ्रू खुलता है? इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू। सो इट विल एंटर इनटू द फोर्थ पार्ट विच इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स एयर को आगे जाके कंडक्ट करता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को बोला जाता है वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स आगे जाके कन्वे करता है इस एयर को ट्रैकिया में, और ट्रैकिया जाके खुलता है ब्रोंकाई में। तो ये अभी तक पूरा पाथवे है जो आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ जी बेटा, दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन अगर ये क्लियर हो चुका है पूरा पाथवे, सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के बारे में, विच इज नोन एज द, हाँ जी बिल्कुल, लैरिंग्स बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो लैरिंग्स के बारे में एक पॉइंट नोट करा देती हूँ। एक तो बेटा सबसे पहले अगर लैरिंग्स का नेचर पूछा गया तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेजेनियस है। कार्टिलेजेनियस का मतलब ये हुआ कि इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, तो काफी सॉफ्ट रहता है, बोन का नहीं बना है, कार्टिलेज का बना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, आप इसको बोलते हो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मतलब आप में जो ये वॉइस प्रोडक्शन होता है या जो साउंड बनती है वो बेसिकली कहाँ से बनती है? लैरिंग्स में। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, लैरिंग्स में ऐसा क्या है कि वो वॉइस प्रोडक्शन करेगा? तो बेसिकली बेटा लैरिंग्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। एंड दीज वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन। अगर लैरिंग्स बेटा साउंड प्रोडक्शन करता है तो किस वजह से? बिकॉज लैरिंग्स कंटेन द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के टोटल कितने पेयर आप लोगों में है? 2 पेयर्स। एक आप लोगों में आता है 1 पेयर ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड्स, क्लियर, और सेकंड आप में आता है 1 पेयर ऑफ फॉल्स वोकल कॉर्ड। अभी बेटा अगर इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करो तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है इसका मेन काम होता है साउंड प्रोडक्शन, इसलिए हम इसको ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम तो साउंड प्रोडक्शन का है। ठीक है, लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड ने क्या करना है? फॉल्स वोकल कॉर्ड ने नरिश करना है ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। तो मतलब फॉल्स जो हैं वो डायरेक्टली साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बट दे आर प्लेइंग अ इनडायरेक्ट रोल by providing nourishment to the true vocal cords. They help in the sound production. तो अगर पूछा गया कि लैरिंग्स वॉइस प्रोडक्शन क्यों करता है, बिकॉज उसके पास वोकल कॉर्ड्स हैं। वोकल कॉर्ड्स किसके बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के और कनेक्टिव टिश्यू के। कितने पेयर्स हैं? 2, 1 पेयर ट्रू, 1 पेयर फॉल्स। ट्रू हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, फॉल्स एक्चुअली नरिश द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को?